नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी एकांकी के तत्व पर विचार करेंगे। उससे पूर्व हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जब हिंदी एकांकी का उद्भव हुआ और उसका विकास हुआ, और उसके बाद उसमें कौन कौन से ऐसे तत्व थे जिसके आधार पर इसकी रचना की गई या उन तत्वों को ध्यान में रखा गया जब इसको लिखा गया। बात करते हैं हम अपने देश की। हमारा देश उत्सव प्रिय देश रहा। आज अगर तकनीकी युग से बाहर निकल कर देखें तो उस समय उत्सव मनाने का, यानी तकनीकी युग से पहले प्राचीन समय में उत्सव मनाने के ऐसे क्या माध्यम थे, क्या साधन थे जिससे हम अपने इस भाव को और ज़्यादा प्रसन्नता उससे प्राप्त कर सकते थे। और उसमें जैसे नृत्य है, संगीत है, अभिनय की जो परंपरा है, ये ऐसी परंपराएं रही जिसने हमारे उत्सव प्रियता को और अधिक बढ़ाया। हमारे उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ रामलीला, ये बंगाल की तरफ जाएं तो वहाँ की यात्रा, ब्रजभूमि की रासलीला, महाराष्ट्र की तरफ जाएं तो देखते हैं वहाँ का ललित, गुजरात की भवाई, राजस्थान के कठपुतली और नौटंकी आदि सब क्या है, ये छोटे छोटे नाटकों का ही अन्य रूप है। काव्येषु नाटकम रम्य कहकर न केवल नाटक के महत्व को रेखांकित किया गया है, वरन नाटक को साहित्य की केंद्रीय विधा के रूप में भी स्वीकृति प्रदान की गई है। नाटक पंचम वेद है और साहित्य की श्रेष्ठतम विधा है। 4 वेद तो हमारे पास पहले से ही है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और 5वां वेद नाटक को कहा गया है। ये सच है कि संस्कृत साहित्य में रंगमंच, अभिनय तथा रूपकों के भेद की प्रशस्त परंपराएं मौजूद है, और यही वजह रही कि पर्याप्त समालोचक व विद्वान हिंदी एकांकी के जनक के रूप में संस्कृत साहित्य के 10 रूपकों के अंतर्गत उल्लिखित व्यायोग, अंक, विधि, मान और प्रहसन आदि को ही स्वीकार करते हैं। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि आज का एकांकी आधुनिक युग के मनुष्य की व्यस्तता में से कुछ समय मनोरंजन के लिए खोजने का ही प्रतिफल है, और वह अपने रूप व शिल्प में अंग्रेजी के 1 एक्ट प्ले के समतुल्य है। एकांकी के स्वरूप का विवेचन करते हुए प्रोफेसर सद्गुरु शरण अवस्थी का कथन है कि एकांकी में एक सुनिश्चित सुकल्पित लक्ष्य, एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या, वेग संपन्न प्रवाह तथा निदर्शन में चातुरी आवश्यक है। लंबे कथोपकथन, जिसको कहते संवाद, दृश्यों की अतिशयता, विषयांतरता, वर्णन बाहुल्य, चरित्र विकास के लंबे प्रयोग और उलझी कल्पनाएं अवांछनीय है। ख्याति लब्ध साहित्यकार उपेंद्रनाथ अश्क एकांकी के लिए 3 बातें अनिवार्य मानते हैं। पहली, आकार व समय की लघुता, दूसरी अभिनयशीलता तथा तीसरी रंग संकेतों की स्पष्टता। एकांकी में मुख्यतः जीवन की कोई एक घटना या प्रमुख संवेदना ही व्यक्त होनी चाहिए। साथ ही उसमें अभिव्यक्त घटनाओं का चुनाव दैनिक जीवन से किया जाना चाहिए। ऐसा करने से उसमें वास्तविकता और मनोरंजन का समावेश हो सकेगा, क्योंकि संघर्ष एकांकी का प्राण है। अतः 2 विरोधी पात्रों या वर्गों में भाव संघर्ष का चित्रण भी आवश्यक है। कलात्मक दृष्टि से विचार करने पर एकांकी के जो तत्व प्रभावी है वो इस प्रकार है। पहला, कथा वस्तु, दूसरा कथोपकथन, तीसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, चौथा भाषा शैली, 5वां उद्देश्य, 6ठा संकलन त्रय, 7वां अभिनेता और 8वां अंतर्द्वंद। आज हम लेते हैं कथा वस्तु। पहली, ये एकांकी की रचना प्रक्रिया का मूल आधार है। इसी के माध्यम से चरित्र की सृष्टि और विकास होता है। एकांकीकार इतिहास, राजनीति, धर्म, समाज आदि क्षेत्रों से कथा वस्तु चुनकर एकांकी की रचना करता है। इसके साथ यह भी अनिवार्य है कि उस कथा वस्तु को वह जीवन के सामयिक संदर्भों से भी
संबद्ध करके दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करें। हाँ, उसमें कल्पना का प्रयोग भी संक्षेप में किया जाना चाहिए। कथानक का प्रारंभ जिज्ञासा एवं कौतूहल से युक्त होना अनिवार्य है। कथानक का स्वरूप, कथानक मतलब कथा वस्तु, कथानक का स्वरूप मंचीय सूचना के साथ ही दर्शक के सामने स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद वस्तु का निर्माण होता है जिसे एकांकीकार बड़े आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करता है। नाटकीयता और अंतर्द्वंद कथा वस्तु को विशेष लोकप्रियता प्रदान करते हैं। जहाँ नाटकीय संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है उसे चरमोत्कर्ष कहते हैं। यहाँ पहुंचकर एकांकी के सभी संघर्ष और द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। कथा वस्तु में सहज गतिशीलता का होना भी आवश्यक है। नाटककार की सफलता इसी पर निर्भर है कि वह कथानक को चरम सीमा की अवस्था पर पहुंचाकर समाप्त कर दे। अब हम एकांकी का दूसरा तत्व कथोपकथन की तरफ चलते हैं। ये एकांकी का कथोपकथन मतलब संवाद, बातचीत, ये एकांकी का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। एकांकीकार इसी के माध्यम से चरित्रों का विकास और कथा वस्तु का प्रसार करता है। इसकी सफलता इस पर निर्भर है कि वह संक्षिप्त एवं सरल कथोपकथनों की योजना करे। रोचकता एवं स्वाभाविकता से संपन्न कथोपकथन एकांकी की सफलता में बहुत सहायक होते हैं। कथोपकथन पात्रों के अनुसार और प्रसंग के अनुकूल होने चाहिए। साहित्यिक सौंदर्य कथोपकथनों को विशेष प्रभावमयता प्रदान करता है। कथोपकथनों के माध्यम से ही पात्रों के अंतर संघर्ष और पारस्परिक संघर्ष की अभिव्यक्ति होती है। प्रत्येक कथोपकथन सौद्देश्य एवं साभिप्राय होना चाहिए। एकांकी की मूल संवेदना के प्रकटीकरण का माध्यम भी कथोपकथन ही होते हैं। कथोपकथनों के द्वारा भाषा जीवंतता प्रदान करती है। एकांकी के जो तत्व में हम जो तीसरा तत्व लेंगे वो है पात्र एवं चरित्र चित्रण। एकांकी में एकांकीकार अपने कथानक को मूर्त रूप देने के लिए अनेक पात्रों की सृष्टि करता है और इन्हीं के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। पात्र ही कथा को गति एवं विकास देते हैं। पात्र योजना के लिए अनिवार्य है कि एकांकीकार ऐसे पात्रों का चयन करे जिनका संबंध सामान्य जनजीवन से हो, साथ ही जिनका अपना स्वतंत्र और निजी व्यक्तित्व हो। पात्रों का व्यक्तित्व बोध ही कथा वस्तु को सहज विकास प्रदान करता है। पात्रों की क्रियाशीलता में एकांकी की सफलता का रहस्य निहित है। भावों के चरित्र चित्रण में एकांकीकार को पूर्ण सतर्कता बरतनी चाहिए। जिस एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है वही एकांकी सफल कही जाएगी। एकांकी का प्रमुख पात्र नायक कहा जाता है। उसका चरित्र को सर्वश्रेष्ठता प्रदान करने के लिए अन्य पात्रों की भी सहज होना वांछनीय है। अगली तत्व की ओर भाषा शैली। यद्यपि एकांकी में अभिव्यक्ति के लिए अनेक प्रकारों का सहारा लिया जाता है, तभी उन सब की तुलना में भाषा का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। एकांकी रंगमंच पर खेलने के लिए लिखे जाते हैं, तो उसकी भाषा का बोधगम्य होना आवश्यक है। साथ ही वह सुगम भी हो ताकि विचारों को ठीक प्रकार से संप्रेषित किया जा सके। भाषा पात्र एवं परिवेश के अनुकूल होनी चाहिए। सभी चरित्रों की भाषा उनके व्यक्तित्व के अनुरूप होनी चाहिए। एकांकी में भाषा के साथ ही शैली पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एकांकी के लिए मुख्य रूप से नाटकीय शैली का ही प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए किसी भी अन्य शैली का प्रयोग उपयुक्त नहीं माना जाएगा। अगला जो तत्व है वो है उद्देश्य। प्रत्येक रचना अपना कोई न कोई उद्देश्य पाठक या दर्शकों के सामने प्रस्तुत करती है। एकांकीकार भी विभिन्न चरित्रों के संवादों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। सफल एकांकी वह है जो अपने उद्देश्य का कथन ना करके सांकेतिक ढंग से अभिव्यक्त करता है। कथा वस्तु के अनुसार ही एकांकी रचना के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। जीवन के अंतर विरोधों और विषमताओं की आलोचना एकांकी में व्यंग्यात्मक ढंग से की जानी चाहिए। उद्देश्य की महत्ता ही एकांकी को स्मृति में बनाए रखती है। अगला बिंदु की तरफ, तत्व की तरफ, संकलन त्रय।
एकांकी में स्वाभाविकता उत्पन्न करने के लिए कार्य, काल और स्थान, 3 चीज़ है, कार्य, काल और स्थान, इन तीनों में एकता का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। एकांकी में इसे ही संकलन त्रय कहते हैं। एकांकी में संकलन त्रय से तात्पर्य है कि एक ही कार्य एक ही समय में एक ही स्थान पर होना चाहिए, जिससे दर्शक उसकी पूर्ण अनुभूति कर सके। ऐसा नहीं कि 100 साल का समय बीच में आ गया, 50 साल का समय या 10 महीने का, सुबह के वक्त के बाद फिर गर्मी का वक्त समय है, फिर बारिश का कर दिया, सुबह के बाद सीधा शाम का कर दिया। तो एक तो ये होगा कि ये रंगमंच पर अभिनीत की जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी साज सज्जा मंच पर करने में भी बहुत समय लग जाए। तो ऐसा होना चाहिए जो स्वाभाविक लगे और जिसमें साज सज्जा में परिवर्तन करने में और बीच का जो अंतराल आता है उसे भरने में किसी प्रकार की कोई दुविधा दर्शकों को और रंगमंच के कलाकारों को न हो। किसी घटना या विषय का समय के साथ पूर्ण ऐक्य होना ही एकांकी सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला तत्व है अभिनेता। एकांकी की सफलता का रहस्य उसके अभिनय होने पर निर्भर है। अभिनय के द्वारा ही पात्र अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हैं। नाटकीय और हृदयस्पर्शी संवाद अभिनय को प्रभावशीलता प्रदान करते हैं। एकांकी की रचना अभिनय की ही दृष्टि में रखकर की जानी चाहिए। इस दृष्टि से विषय भी ऐसा चुना जाता है जिसमें अभिनयशील संवादों की योजना की जा सके। रंग निर्देश की सहायता से नाटक के उद्देश्य और उसकी रंगमंचीय आवश्यकताओं का मूर्त रूप दिया जाता है, क्योंकि रंग निर्देश अभिनय में सहायता प्रदान करता है। पात्रों की वेशभूषा, उसके हाव भाव एवं अंग संचालन अभिनय को प्रभावशाली बनाते हैं। सभी कुछ कथोपकथनों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, अतः उसका रंग निर्देश द्वारा भी संप्रेषण आवश्यक है। रंगमंच की साज सज्जा और रंगमंच के संकेतों का अपना महत्व है। एकांकी की सफलता के लिए उसका अभिनय होना बहुत आवश्यक है। अंतर्द्वंद, 8वां बिंदु या तत्व। हृदय में परस्पर विरोधी भावों का उत्पन्न होना अंतर्द्वंद कहलाता है। जब एकांकी के पात्र किसी विषय अथवा समस्या या उनके विभिन्न पक्षों पर विवाद करते हैं तो उनका मनस्थिति संघर्षपूर्ण होती है। पात्रों की इन मनस्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण एकांकी का प्राण होता है, क्योंकि यही वह माध्यम है जिसके द्वारा एकांकीकार पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण करता है। एकांकीकार को इस और विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। विद्यार्थियों, ये तो बात हुई हिंदी एकांकी के तत्व की, जिसका हमने सैद्धांतिक चर्चा करी। अब यदि हम किसी एकांकी की इन एकांकी के तत्व के आधार पर समीक्षा करते हैं, तब हमें एक एक बिंदु को लेना, एक एक तत्व को लेना होगा और वो जो एकांकी है जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं उसको इसके अंतर्गत उसका समीक्षा या उसका मूल्यांकन करना होगा। जैसे उसकी कथा वस्तु क्या है, उस एकांकी की, उसके कथोपकथन किस तरह के हैं, पात्र कैसे हैं, भाषा कैसी है, एकांकीकार ने क्या उद्देश्य दिया, संकलन त्रय कैसा, अभिनय का प्रभावशाली है या नहीं, अंतर्द्वंद प्रकट हुआ है तो कैसा। आगे हम इसी तरह के एक एकांकी लेंगे और उसका मूल्यांकन इन बिंदुओं के, इन तत्वों के आधार पर करेंगे। आज इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।